अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस में हम पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। ब्रीफ समरी बताते हुए कि लास्ट लेक्चर में हमने बैंक को डिफ़ाइन किया था, उसके रोल्स पढ़े थे और बैंक में काम करने वाले लोग जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं और उन डिपार्टमेंट्स में मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स जो हैं वो क्या काम करते हैं या उनका क्या रोल है, इस पर थोड़ा सा डिस्कस किया था। बैंक के ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में 4 डिपार्टमेंट्स को डिस्कस किया था, जिसमें से पहला यूनिवर्सल टेलर और कैशियर का था, फिर अकाउंट ओपनिंग का था, फिर क्लियरिंग का था और रेमिटेंस का था। आज हम बात करेंगे बाकी के डिपार्टमेंट्स भी, जो स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स भी हैं बैंकिंग के। उनमें से पहला डिपार्टमेंट है ट्रेड डिपार्टमेंट। सो ट्रेड, जहाँ भी वर्ड ट्रेड आता है आपके जहन में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ज़रूर आता होगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या बाइंग एंड सेलिंग ये लोकल भी होती है, फ़ॉरेन भी होती है। अगर ये ममालिक के दरमियान हो रही है तो हम इसको फ़ॉरेन कहेंगे। दो क्रॉस बॉर्डर हो रही है, दो मुख्तलिफ बाउंड्रीज़ में, कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़ के दरमियान हो रही है तो ये फ़ॉरेन ट्रेड कहलाएगी। और अगर ये ट्रेड अपने ही मुल्क में हो रही है तो इसको हम लोकल ट्रेड कहते हैं। सो बाइंग को इम्पोर्ट से या सेलिंग को एक्सपोर्ट से डिनोट किया जा रहा है। सो इट फैसिलिटेट्स बाइंग और इम्पोर्ट एंड सेलिंग और एक्सपोर्ट within the country and outside the country. If it is within the country, it is local trade, and if it is outside the country, it is foreign trade. अब ट्रेड डिपार्टमेंट बैंक में क्या काम करता है, या अगर कोई बैंक खुद तो ट्रेड नहीं करता, बैंक फैसिलिटेट करता है ट्रेड को। बैंक के पास मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बैंक के पास मुख्तलिफ क्रेडिट फैसिलिटीज़ हैं, बैंक के पास मुख्तलिफ एक्सपर्टीज़ और प्रोफेशनल्स हैं जो उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करते हैं। अब एक सिनेरियो बिल्ड करते हैं कि आपको, लेट्स टेक एन एग्जांपल दैट यू लिव इन लाहौर, और आपको लाहौर में एक मोबाइल मार्केट है, हफीज़ सेंटर। आपको हफीज़ सेंटर मार्केट से कोई मोबाइल परचेज करना है। व्हाट विल बी द प्रोसेस? यू विल गो टू द मार्केट, you will search that product out. मे बी आप मुख्तलिफ शॉप से उसको कंपैरिजन भी लें, एक शॉप पे की प्राइस को दूसरी शॉप की प्राइस से, एक शॉप में जो फीचर्स बताए जा रहे हैं या टेक्निकलिटीज़ बताई जा रही हैं और उसके अगेंस्ट जो मुख्तलिफ और भी प्रोडक्ट्स दिखाई जा रही हैं, आप उनको भी कंपेयर करें मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के साथ। सो ऐसे सिनेरियो में आप एक चीज़ ख़रीद रहे हैं, दुकानदार एक चीज़ को बेच रहा है, एक ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाती है। सो इट्स समहाउ कन्वीनियंट कि आपने जाके प्रोडक्ट को देख लिया, आपने प्रोडक्ट को एनालाइज कर लिया, उसके प्रॉस कॉन्स देख लिया, उसकी फ़िज़िकल पोजीशन को देख लिया, उससे प्राइस एडजस्टमेंट कर ली और फिर उस चीज़ को ख़रीद लिया। अब उससे नेक्स्ट सिनेरियो बिल्ड करते हैं कि आपको जो चीज़ ख़रीदनी है वो आपके शहर में नहीं बल्कि एक दूसरे शहर में। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि वो गुजरांवाला में है। सो थोड़ी सी मुश्किल बढ़ गई, यू हैव टू ट्रेवल अ बिट फार टू बाय दैट प्रोडक्ट। अब आप गुजरांवाला जाते हैं, एक प्लान करते हैं सुबह ट्रैवल के लिए, कोई कन्वेंस बिल्डअप करते हैं, कोई कन्वेंस अरेंज करते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। आप उस शॉप पे जाते हैं जो एक डिफरेंट सिटी में है, प्रोडक्ट देखते हैं, आपको पसंद नहीं आती, आप वापस आ जाते हैं, या पसंद आती है, वहाँ पे भी आप मार्केट सर्च आउट करते हैं, कोई बेहतर प्रोडक्ट मिलती है, आप उसको ले लेते हैं। समहाउ डिफरेंट सिटी के अंदर पहली सिचुएशन की निस्बत थोड़ी सी मुश्किल है, बट स्टिल इट इज़ मैनेजेबल। अब हम बात करते हैं एक मुख्तलिफ प्रोविंस की। यू आर लिविंग इन लाहौर, पंजाब, और अब आपको एक प्रोडक्ट ख़रीदनी है जो कि कराची में है। सो यू नीड टू गो टू अनदर प्रोविंस। नाउ दिस इज़ अ बिट मोर हेक्टिक थिंग। अब आपको मज़ीद प्लान करना है, उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन आप बिफोर हैंड लेके जाएंगे कि इतना लंबा ट्रैवल करने के बाद अगर ये प्रोडक्ट आपकी नीड्स के मुताबिक नहीं है, सो आप वहाँ जाके इनकार नहीं कर सकते, या एक बहुत बड़ी कॉस्ट पेयर करनी पड़ेगी आपको। सो उसके लिए आप बिफोर हैंड इंफॉर्मेशन लेते हैं उस प्रोडक्ट की, शायद फ़ोन पे बात करते हैं, उस प्रोडक्ट की ऑलमोस्ट 50-60% चीज़ों को डन करते हैं और फिर वहाँ जाके बाइंग करने की कोशिश करते हैं। बट स्टिल इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट फ्रॉम द प्रीवियस एग्जाम्पल्स, बट इट इज़ मैनेजेबल। लेकिन जो मुश्किल बढ़ रही है ट्रैवलिंग के साथ साथ, मुश्किल ये भी बढ़ रही है कि अब जो रूल्स और रेगुलेशंस अप्लाई हो रहे हैं वो मुख्तलिफ होते जा रहे हैं। इफ़ इट इज़ विद इन द सेम प्रोविंस, प्रॉबेबली वहाँ पे जो रूल्स लगते हैं, अगर एक डिफरेंट प्रोविंस की बात करें तो शायद वो रूल वहाँ पे सेम एप्लीकेबल ना हो।
तमाम रूल्स जो पंजाब पे एप्लीकेबल हैं प्रॉबेबली वो सिंध पे एप्लीकेबल नहीं है, एंड वाइस वर्सा। बहुत सारी ऐसे टैक्सेस और लेवीज और ड्यूटीज़ हैं जो पंजाब पे एप्लीकेबल हो सकती हैं, सिंध में नहीं, या सिंध में हो सकती हैं पंजाब में नहीं। सो दैट मीन्स कॉम्प्लिकेशंस आर बीइंग बिल्ट और कॉम्प्लिकेशंस आर बीइंग गैदर्ड, और आपको एक ट्रांजेक्शन करने में मुश्किलात पेश आना शुरू हो गई हैं। नाउ थिंक अबाउट इफ़ यू वांट टू बाय अ प्रोडक्ट विच इज़ नॉट विद इन द सिटी, विच इज़ नॉट विद इन योर कंट्री और प्रोविंस, बट इट इज़ आउटसाइड द कंट्री। यहाँ पे भी दो सिनेरियोज बनते हैं। एक वो मुल्क है जो आपके मुल्क का फ्रेंडली कंट्री कहलाता है, या आपके मुल्क के उसके साथ अच्छे रिलेशंस हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ चाइना की। आप एक प्रोडक्ट खरीदते हैं जो चाइना से खरीदते हैं, आपका बॉर्डर साथ है, आप वहाँ पे ट्रेवल कंफर्टेबली कर सकते हैं, वीज़ा प्रॉब्लम्स हैं लेकिन ऑल्दो दे आर नॉट दैट स्ट्रिक्ट जो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के कंपैरिजन में हो सकता है। बट एक शहर से निकल के, प्रोविंस से निकल के जब आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं, दैट मीन्स दोज कॉम्प्लिकेशंस आर वेरी मच कॉम्प्लेक्स नाउ। उसके लिए अब आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, बहुत सारी मज़ीद चीज़ें जिसमें वीज़ा, ट्रैवलिंग, स्टे और प्रोडक्ट की मार्केट के बारे में, वहाँ के खाने के बारे में और बहुत सारी चीज़ें मज़ीद भी देखनी है, और उस प्रोडक्ट के रूल्स रेगुलेशंस भी देखने हैं। क्या वो इम्पोर्ट की भी जा सकती है, क्या ऐसी प्रोडक्ट पाकिस्तान में लाने की इजाज़त भी है, क्या इतने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बाहर के मुल्क जा भी सकते हैं। सो दैट मीन्स कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो गई। और इससे भी अगर हम ज़्यादा सिनेरियो की बात करें, एक ऐसा मुल्क जिसके टर्म्स आपके मुल्क के साथ अच्छे नहीं हैं, ट्रेड अलाउड है बट दे आर नॉट ऑन अ वेरी फ्रेंडली नोट। इंडिया, रशिया, Israel maybe. So in that scenario, if you want to buy, if you want to import product from that specific place or even export your product, तो पैसे तो आपको चाहिए ना। जब कोई इंडिविजुअल प्रोडक्ट खरीद रहा है एंड यू आर एक्सपोर्टिंग, दैट मीन्स यू आर कंसर्न्ड अबाउट द मनी, यू आर कंसर्न्ड अबाउट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जो आप प्रोडक्ट भेज रहे हैं तो उसकी प्राइस आपको मिलनी चाहिए, एंड वाइस वर्सा। अगर आप चीज़ मंगवा रहे हैं तो आपको प्रोडक्ट ठीक मिलनी चाहिए क्योंकि आप पैसे पे कर रहे हैं। सो जैसे जैसे ट्रांजेक्शन क्रॉस बॉर्डर जाती हैं, ये सारी ट्रांजैक्शन में रूल्स, रेगुलेशंस, फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल्स, दो ममालिक के इंटरनल रूल्स रेगुलेशंस, उस प्रोडक्ट के बारे में, इंपोर्ट का होना या ना होना, उसकी स्पेशलाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन होना ना होना, ये कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं। सो ट्रेड डिपार्टमेंट ऑफ द बैंक हेल्प्स यू टू कंप्लीट दैट ट्रांजेक्शन फॉर यू। बैंक आपको स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है, बैंक आपको फॉरेन एक्सचेंज भी प्रोवाइड करता है। जब आप यूएसए से कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे पाक रुपीज़ नहीं चल सकते, बल्कि वो करेंसी चलेगी जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है, मोस्ट प्रोबेबली यूएस डॉलर। सो इन दैट केस बैंक आपको यूएस डॉलर प्रोवाइड करेगा, आप पाक रुपीज़ देंगे और बैंक उसको कन्वर्जन के साथ पे करेगा। सो बाय एनी मीन्स ट्रेड डिपार्टमेंट इज़ द वन हु इज़ facilitating you in importing and exporting the product. ट्रेड डिपार्टमेंट की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें से मैं आपको सिर्फ एक या दो के बारे में अभी यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। आई होप कि आपने कुछ प्रोडक्ट्स ब्रांच बैंकिंग एंड ऑपरेशंस में पढ़ी होंगी अपने प्रीवियस सेमेस्टर में। एक प्रोडक्ट ट्रेड के हवाले से है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक एक सर्विस प्रोवाइड करता है। बेसिकली इट इज़ अ गारंटी टू बोथ द पार्टीज, एक्सपोर्टर एज वेल एज द इम्पोर्टर। एक गारंटी पे करता है, या गारंटी के तौर पे, गारंटर के तौर पे काम करता है बैंक, कि अगर प्रोडक्ट के डॉक्यूमेंट्स ठीक हुए जो इंपोर्ट की जा रही है, और वो प्रोडक्ट, डॉक्यूमेंट्स ठीक होने का मतलब क्लीन डॉक्यूमेंट्स, इसकी वजाहत मैं अभी आपको करता हूँ। अगर वो डॉक्यूमेंट्स क्लीन हैं, वो प्रोडक्ट जो इंपोर्ट की जा रही है, तो इंपोर्टर आपको यानी कि एक्सपोर्टर को पे करेगा। और अगर एक्सपोर्टर पे नहीं करता तो बैंक ये गारंटी लेता है कि मैं पे करूँगा, जो कि इंपोर्टर का बैंक कहलाता है। इसको हम इशूइंग बैंक भी कहते हैं। अब इस ट्रांजेक्शन को मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक प्रोडक्ट इंपोर्ट करनी है यूएसए से। मैं एक टेक्सटाइल मिल रन करता हूँ और उसके अंदर एक मुझे मशीन चाहिए। वो मशीन मैं सर्च आउट करता हूँ इंटरनेट पे और मुझे पता चलता है कि ये बेस्ट प्रोड्यूसर इस मशीन का जो है
दैट इज़ इन यूएसए। अब मैं यूएसए में बैठे इंडिविजुअल पे ट्रस्ट नहीं कर सकता कि वो जब प्रोडक्ट मुझे भेजेगा तो वो उसी क्वालिटी की होगी जिस क्वालिटी की मैंने डिमांड की है। सिमिलरली वो बीइंग एक्सपोर्टर मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता कि अगर वो अपनी प्रोडक्ट भेजेगा, मशीन भिजवा देगा, तो क्या मैं उसकी पेमेंट करूंगा। सो दैट मीन्स लैक ऑफ ट्रस्ट इज देयर एंड दैट ट्रेड may not execute until and unless we have a solution to it. So ऐसे सिनेरियो में बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट लेके आता है या सर्विस प्रोवाइड करता है। सो लेटर ऑफ क्रेडिट का ब्रीफ प्रोसेस ये है कि मैं बीइंग इम्पोर्टर, सबसे पहले तो मैंने अपनी प्रोडक्ट सर्च आउट की कि किस मुल्क में या कौन एक्सपोर्टर या कौन सी कंपनी या कौन सा इंडिविजुअल वो बेस्ट प्रोडक्ट बनाता है जो मुझे चाहिए। सो मैंने सर्च आउट कर लिया यूएसए में XYZ एक कंपनी है जो ये मशीन बनाती है और मैं उससे ख़रीदने जा रहा हूँ, इंपोर्ट करने जा रहा हूँ। सो मैं उससे रब्ता करता हूँ और मैं उससे बेसिक डीलिंग्स, उसकी प्राइस, उसकी क्वालिटी, उसके पार्ट्स कहाँ के होने चाहिए, उसकी असेंबलिंग कैसी होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें सेट करके उससे एक कोटेशन मंगवाता हूँ। वो कोटेशन को हम परफॉर्मा इनवॉइस कहते हैं। जब वो मेरे पास आती है मैं उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस देखता हूँ, मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि कितने देर में शिपमेंट मेरे पास पहुँचेगी, इसकी प्राइस कितनी कोट की गई है, इसकी क्वालिटी कैसी होगी। अगर वो मुझे एक्सेप्टेड है तो मैं उसी परफॉर्मा इनवॉइस पे अपने सिग्नेचर करता हूँ और उस परफॉर्मा इनवॉइस को एक्सेप्ट करता हूँ दैट येस आई एग्री विद ऑल दोज टर्म्स एंड कंडीशंस दैट यू हैव सेंड टू मी। उसके ऊपर ऑलरेडी एक्सपोर्टर के साइन मौजूद थे और अब मैंने भी साइन किए। सो वही परफॉर्मा इनवॉइस मेरे सिग्नेचर के बाद कमर्शियल इनवॉइस बन गई। उसको कमर्शियल इनवॉइस टेक्निकली कहा जाता है। अब मैं बीइंग इम्पोर्टर उस कमर्शियल इनवॉइस को बैंक के पास लेके जाता हूँ और बैंक के पास लेके जाने की वजह क्या है कि इम्पोर्टर को एक्सपोर्टर पे और एक्सपोर्टर को इम्पोर्टर पे ट्रस्ट नहीं है। अगर तो ट्रस्ट है तो बैंक की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, डायरेक्टली वो प्रोडक्ट मुझे सेंड कर दी जाएगी और मैं डायरेक्टली पेमेंट एक्सपोर्टर को या उस इंडिविजुअल को जिससे मैं खरीद रहा हूँ उसको ट्रांसफर कर दूंगा। सो बैंक हैज नो रोल टू डू विद इन इट। बट अगर लैक ऑफ ट्रस्ट है देन देयर इज अ प्रोसेस जिसमें बैंक को इन्वॉल्व किया जाएगा और लेटर ऑफ क्रेडिट की फैसिलिटी हासिल की जाएगी। अब इसमें आप देखें कि मैं बैंक के पास जाऊंगा कमर्शियल इनवॉइस के पास, कमर्शियल इनवॉइस लेके, और बैंक से कहूँगा कि मुझे इस कमर्शियल इनवॉइस की बेस पे एक डॉक्यूमेंट बना दें जिसको लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। बैंक वो तमाम चीज़ें जो कमर्शियल इनवॉइस पे लिखी हैं, फॉर एग्जांपल शिपमेंट कितनी देर में होगी, उसकी प्राइस क्या होगी, क्वालिटी क्या होगी, और तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस जो मैं चाहता हूँ बीइंग इम्पोर्टर उस डॉक्यूमेंट में लिखवाना, मैं वो डॉक्यूमेंट में बैंक को कहता हूँ कि इसको इन प्लेस करें। नाउ दैट बैंक इज कॉल्ड इम्पोर्टर्स बैंक बिकॉज आई एम इम्पोर्टर एंड द बैंक विच इज working on my behalf is Importers Bank. It is also called Issuing Bank. Why Issuing Bank? Because it issues letter of credit. So Issuing Bank मेरी उन तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस को देखते हुए एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है जिसको लेटर ऑफ क्रेडिट का ड्राफ्ट कहा जाता है। वो ड्राफ्ट मुझे दिखाया जाता है कि देख लें हमने ड्राफ्ट प्रिपेयर कर लिया। ये ड्राफ्ट अब अगर आप ओके करें तो हम इसको एक्सपोर्टर को सेंड कर देंगे। मुझे जो डाउट्स हैं मैं तमाम टर्म्स एंड कंडीशन उस डॉक्यूमेंट में जिसको मैं लेटर ऑफ क्रेडिट का नाम दे रहा हूँ उसमें इनकॉर्पोरेट करवाता हूँ बैंक से। फॉर एग्जांपल मैं ये भी इनकॉर्पोरेट करवाता हूँ कि आप अपने मुल्क की एम्बेसी से अपना एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट लें, या मैं ये इनकॉर्पोरेट करवाता हूँ कि जब आप ये प्रोडक्ट मुझे भेजने लगेंगे उससे पहले किसी थर्ड पार्टी से इंस्पेक्शन करवाएं। जैसे पाकिस्तान में पाक व्हील्स एक कार शोर के नाम से एक सर्विस प्रोवाइड करती है कि गाड़ी की इंस्पेक्शन करती है और उस पर एक सर्टिफिकेट दे देती है। सो मैं भी ऐसी कोई रूल्स रेगुलेशंस या टर्म एंड कंडीशन डाल सकता हूँ कि जब आप ये मशीन को प्रोड्यूस कर लेंगे तो एक थर्ड पार्टी जो इंस्पेक्शन करती है उससे एक सर्टिफिकेट लें कि ये मशीन ठीक पैरामीटर्स पे बनी है। सो ऐसी तमाम टर्म्स एंड कंडीशन मैं लेटर ऑफ क्रेडिट में इनकॉर्पोरेट करवाता हूँ और मैं अपने बैंक को कहता हूँ कि इसको ट्रांसमिट कर दे टू द एक्सपोर्टर। नाउ एक्सपोर्टर का भी एक बैंक होता है जिसको एक्सपोर्टर्स बैंक कहते हैं या बेनिफिशियरी बैंक कहते हैं। बेनिफिशियरी इसलिए बिकॉज एक्सपोर्टर इज द बेनिफिशियरी, ही इज द वन हु इज रिसीविंग द मनी, हु विल रिसीव द प्रोसीड्स। सो एक्सपोर्टर का बैंक बेनिफिशियरी बैंक कहलाता है। अब मेरा बैंक यानी कि इशूइंग बैंक
बेनिफिशियरी के बैंक को वो लेटर ऑफ क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र कर देता है और एक्सपोर्टर का बैंक एक्सपोर्टर को बता देता है कि आपका लेटर ऑफ क्रेडिट आ गया है, आप इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक अपनी शिपमेंट प्रिपेयर करना शुरू कर दें। सो एक्सपोर्टर उन लेटर ऑफ क्रेडिट की तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करने का पाबंद है। वो फुलफिल करने के बाद हर एक मरहले से गुजरने के बाद एक डिफरेंट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होगा। फॉर एग्जांपल, मैंने लेटर ऑफ क्रेडिट में लिखा था कि मशीन के पार्ट्स जर्मनी से आने चाहिए। सो दैट मीन्स द एक्सपोर्टर मस्ट हैव अ प्रूफ कि जो पार्ट्स उसमें लगाए जा रहे हैं दैट बिलोंग्स टू द जर्मनी। तो वो क्या होगा, वो मे बी कोई इनवॉइस हो सकती है, वो कोई बाइंग इनवॉइस हो सकती है जिसमें ये प्रूफ दिया जा सके कि इस मशीन के पार्ट्स ये जर्मनी से मंगवाए गए। एनी हाउ, वो तमाम चीज़ें एक्सपोर्टर टर्म्स एंड कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए अपनी शिपमेंट प्रिपेयर करेगा और फिर वो शिपमेंट प्रिपेयर करने के बाद शिपमेंट के लिए रेडी होगी। नाउ शिपिंग के 3 या 4 मुख्तलिफ मोड्स हैं। एक बाय रोड आ सकती है, बाय रोड ट्रक के थ्रू, उसको बिल्टी, उसकी अगेंस्ट जो इनवॉइस होती है वो बिल्टी नंबर कहलाती है। जैसे आप किसी टीसीएस को कोई प्रोडक्ट डिलीवर करने को कहते हैं, आप वो प्रोडक्ट हैंड ओवर करते हैं तो टीसीएस वाले आपको एक इनवॉइस देते हैं एज अ प्रूफ दैट यस वी हैव टेकन द प्रोडक्ट्स एंड वी आर बाउंड टू डिलीवर दैट प्रोडक्ट। सिमिलरली जब ट्रक के थ्रू या बाय रोड वो चीज़ डिलीवर हो रही है, सो बिल्टी नंबर विल बी जनरेटेड। द सेकेंड ऑप्शन इज़ वो बाय एयर आ सकती है। सो बाय एयर का मतलब है उसके अगेंस्ट जो इनवॉइस जनरेट होती है उसको एयरवे बिल कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन वो रेलवे के थ्रू आ सकती है। सो उसके अगेंस्ट जो जनरेट होती है इनवॉइस या जो प्रूफ या जो एविडेंस या जो रसीद, उसको हम रेलवे रिसीट कहते हैं। और जो मोस्ट कॉमन यूज्ड मीडियम है क्रॉस बॉर्डर, दैट इज़ थ्रू द शिप, थ्रू द सी। सो शिप का कैप्टन एक डॉक्यूमेंट इशू करता है आफ्टर टेकिंग द गुड्स फ्रॉम द एक्सपोर्टर और उसको हम कहते हैं बिल ऑफ लैडिंग। So bill of lading means it is a proof that the exporter has handed over the product to the captain's ship, and the captain of the ship will give a receipt which is called bill of lading to the exporter that yes, I have taken the products and I am bound to deliver that product. Now even the exporter cannot take that product back. सो वो बिल ऑफ लेडिंग भी जनरेट हो गया। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जिसमें मुख्तलिफ टर्म्स एंड कंडीशन के प्रूफ्स हैं या मुख्तलिफ किस्म के डॉक्यूमेंट्स हैं और उसके साथ लेट से बिल ऑफ लेडिंग भी है, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स का सेट अब एक रिवर्स प्रोसेस चलेगा। जो चीज़ पहले इम्पोर्टर से एक्सपोर्टर तक पहुंची, अब वो एक्सपोर्टर अपने बैंक को यानी कि एक्सपोर्टर्स बैंक को तमाम डॉक्यूमेंट्स देगा विद द प्रूफ दैट यस आई हैव शिप्ड दैट प्रोडक्ट। वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इम्पोर्टर के बैंक को फॉरवर्ड किए जाएंगे। जैसे ही वो इम्पोर्टर के बैंक यानी कि इशूइंग बैंक के पास आते हैं, इशूइंग बैंक इम्पोर्टर को कहेगा कि वो प्रोडक्ट जो आपने इम्पोर्ट की थी वो शिप हो चुकी है, दीज आर द डॉक्यूमेंट्स, नाउ अरेंज पेमेंट फॉर दैट। 2 चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी कि क्या वो डॉक्यूमेंट्स जो एक्सपोर्टर बैंक की तरफ से आए हैं वो उन तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करते हैं जो लेटर ऑफ क्रेडिट में लिखे गए थे। फॉर एग्जांपल, पार्ट्स जर्मनी के होने चाहिए तो कोई प्रूफ अटैच्ड है कि पार्ट्स जर्मनी के थे। आपने कहा था एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट लगाना चाहिए, तो देखा जाएगा कि क्या वो डॉक्यूमेंट्स में थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन का कोई प्रूफ मौजूद है या नहीं। सो वो तमाम चीज़ें देखी जाएंगी जो लेटर ऑफ क्रेडिट में इंस्ट्रक्शंस दी गई थी। अगर तो वो तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल हैं, मीट करती हैं, तो हम इनको कहते हैं दे आर क्लीन डॉक्यूमेंट्स। That means it does not have any discrepancy. And the next thing कि अगर उनमें से कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, कोई टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल नहीं किया गया, तो वो डॉक्यूमेंट डिस्क्रीपेंट डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं। क्लियर? सो क्लीन डॉक्यूमेंट्स वो हैं जो तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट के, और डिस्क्रीपेंट डॉक्यूमेंट्स वो हैं जो लेटर ऑफ क्रेडिट की टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते। यहाँ पे फर्दर जाने से पहले एक रूल मैं आपको बता दूं। UCP 600 यूनिवर्सल कस्टम्स प्रैक्टिसेस, जो कि एक ट्रेड का डॉक्यूमेंट है, इंटरनेशनल ट्रेड, जो हर मुल्क जिस उस डॉक्यूमेंट को मानती है, उसमें एक रूल लिखा हुआ है दैट बैंक डील्स इन डॉक्यूमेंट्स नॉट इन गुड्स। इसका मतलब ये है कि एक्सपोर्टर ने जो डॉक्यूमेंट्स भिजवाए हैं, अगर वो डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं
तो बैंक गुड्स ठीक हो या ना हो उसका जिम्मेदार नहीं है। मतलब अगर डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं जिसमें लिखा है कि वो पार्ट्स जर्मनी के हैं, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट भी लगा हुआ है, और जब वो प्रोडक्ट आती है और तो देखा जाएगा कि उसके प्रोडक्ट्स जर्मनी की बजाय चाइना के लगे हैं, तो ऐसे सिनेरियो में बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बैंक का ताल्लुक सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के साथ था, प्रोडक्ट्स के साथ नहीं था। दैट विल बी अनदर केस कि फिर वो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर पे सू करेगा, या फोर्ज डॉक्यूमेंट्स का, या मैनिपुलेटिव डॉक्यूमेंट्स का, या फेक डॉक्यूमेंट्स का, दैट इज अनदर स्टोरी। बट बैंक डील्स इन डॉक्यूमेंट्स, नॉट इन गुड्स। ये ट्रेड के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। सो अगर वो डॉक्यूमेंट्स क्लीन हैं तो इम्पोर्टर का बैंक इम्पोर्टर को कहेगा कि पेमेंट अरेंज करें सो दैट वी कैन ट्रांसफर द पेमेंट टू द एक्सपोर्टर। और यही गारंटी ली थी इशूइंग बैंक ने, एक्सपोर्टर को ये गारंटी दी थी कि जैसे ही आप मुझे क्लीन डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, मैं वो एज पर एग्रीमेंट पाबंद हूं कि इम्पोर्टर से पैसे लेके एक्सपोर्टर को या आपको ट्रांसफर करूंगा। और अगर इम्पोर्टर नहीं भी देता तो इम्पोर्टर के बैंक की ये गारंटी है कि वो पेमेंट एक्सपोर्टर को जाएगी। सो ऐसा डॉक्यूमेंट लेटर ऑफ क्रेडिट कहलाता है। सो व्हाट इज लेटर ऑफ क्रेडिट? इट इज बेसिकली अ गारंटी, एन अंडरटेकिंग by the issuing bank, by the importer's bank, that if documents are clean, payment will be made to the exporter. Number one, it will be by the importer, and if it is not given by the importer, importer's bank will pay to the exporter. So this document is called letter of credit. So ट्रेड डिपार्टमेंट की अभी मैंने आपको सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट, एक डॉक्यूमेंट, एक फैसिलिटी बताई जिसको लेटर ऑफ क्रेडिट का नाम दिया, कि बैंक ट्रेड को कैसे फैसिलिटेट करता है। एक सर्विस से, लेटर ऑफ क्रेडिट से एक्सपोर्टर को ये गारंटी देता है कि आपको पेमेंट मिलेगी अगर डॉक्यूमेंट्स क्लीन होंगे, और इम्पोर्टर को ये गारंटी करता है कि वो प्रोडक्ट जो आपने मंगवाई है वो तमाम डॉक्यूमेंट्स उसके ठीक होंगे। जो टर्म्स एंड कंडीशंस आपने लगाई हैं अगर वो फुलफिल नहीं होती तो ना आप पेमेंट करेंगे ना इम्पोर्टर का बैंक पे करेगा। सो दिस इज वन फैसिलिटी और दिस इज वन वर्क विच ट्रेड डिपार्टमेंट इज डूइंग। नाउ ट्रेड डिपार्टमेंट इज अ स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के अंदर नहीं है, अलहदा से इसकी हायरिंग होती है। या आप कह सकते हैं कि एक ब्रांच के अंदर अगर कोई ट्रेड ऑफिसर काम कर रहा है तो वो ब्रांच मैनेजर के अंदर होने के साथ साथ ट्रेड के एक स्पेसिफिक हेड के अंडर भी होता है, बिकॉज इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड वर्क। उसने फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल्स भी देखने हैं, उसने ये भी देखना है कि क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट की जा सकती है या नहीं, ये भी देखना है कि किसी ऐसे मुल्क से इंपोर्ट की जा रही है जो बैन है, अगर बैन है तो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू नहीं किया जा सकता। सो देयर आर मल्टीपल कॉम्प्लेक्स थिंग्स विच अ ट्रेड डिपार्टमेंट नीड्स टू डू। सो आई होप के लेटर ऑफ क्रेडिट और ट्रेड डिपार्टमेंट का कुछ ब्रीफ वर्क जो है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, दैट इज क्रेडिट डिपार्टमेंट। क्रेडिट डिपार्टमेंट की भी दो साइड्स हैं। द वन इज रिलेशनशिप साइड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंडिंग, एंड द ऑपरेशन साइड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनालाइजिंग एंड मिनिमाइजिंग द लैंडिंग रिस्क। रिलेशनशिप साइड वो है जो नए कस्टमर को लेके आती है या नए इंडिविजुअल्स को, कंपनीज को, इंस्टीट्यूशंस को जो बैंक से लोन लेना चाहते हैं। सो इनमें भी डिफरेंट हायरार्कीज हैं। रिलेशनशिप एसोसिएट है, रिलेशनशिप मैनेजर है, यूनिट हेड है, एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर हायरार्कीज। सो रिलेशनशिप साइड का मेन जो काम है वो ये है कि एक इंडिविजुअल को सर्च आउट करे, द वन हु इज नीडिंग द मनी, उसका प्रपोजल प्रिपेयर करे। वो प्रपोजल में उसके बेसिक फैक्ट्स, बिकॉज बैंक को ये देखना है कि वो पैसा जो लेंड किया जा रहा है वो वापस भी लेना है। बैंक जो लेंड कर रहा है उस पर उसको एक स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिल रहा है, लेकिन बैंक को अपनी प्रिंसिपल अमाउंट भी सिक्योर करनी है। सो वो प्रिंसिपल अमाउंट सिक्योर करने के लिए बैंक को बहुत सारे मराहल से गुजरना पड़ता है। बैंक को नॉर्मली हम 5 C's कहते हैं उसको। 5 C's दैट मीन्स कैरेक्टर, कैपेसिटी, कोलैटरल, कैश फ्लो एंड कंडीशंस। ये देखनी पड़ती हैं। अगर 5 चीज़ों पे कोई कस्टमर मायार पे पूरा उतरता है फिर बैंक डिसाइड करता है उसको लेंड करने के लिए, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें। सो रिलेशनशिप साइड का काम ये है कि वो एक इंडिविजुअल किसी भी कस्टमर को जिसको पैसा चाहिए, चाहे वो कंपनी है, चाहे वो इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो एक इंडिविजुअल है, उसको फाइंड आउट करके उसका क्रेडिट प्रपोजल प्रिपेयर करेगी।
और उसके अलावा एक ऑपरेशन साइड है जो कि प्रपोजल के साथ साथ उसकी रिस्क असेसमेंट भी करती है कि क्या कितना रिस्क है एक कस्टमर के ऊपर। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दूंगा कि आपका एक करीबी दोस्त आपसे 1,000 रुपया लोन मांगता है, तो आप असेस करते हैं कि रिस्क बहुत कम है क्योंकि इसकी पॉकेट मनी 5,000 है, ये नेक्स्ट मंथ मुझे वापस दे देगा। सेकंड सिनेरियो, वही करीबी दोस्त आपसे 5,000 मांगता है। अब रिस्क थोड़ा ज़्यादा हो गया कि वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन आप फिर भी उसको लोन दे देते हैं बेस्ड ऑन के इसकी 5,000 पॉकेट मनी है, कहीं ना कहीं से अरेंज कर देगा, इसको ज़रूरत है, बाय एनी मीन्स उसको दे देते हैं। अब अगर वो 10,000 रुपये मांगता है, नाउ दैट मीन्स रिस्क इज मल्टीप्लाइड। एंड सिमिलरली अगर वो 1,00,000 रुपये मांगता है तो मैनीफोल्ड रिस्क है। तो इस सिनेरियो में बैंक भी देखता है कि एक इंडिविजुअल कस्टमर के ऊपर कितना रिस्क लिया जा सकता है। सो रिस्क असेसमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट अथॉरिटीज़ होती हैं जो उस रिस्क को एक्सेस करके, अंदाज़ा लगा के, तहमीना लगा के डिसाइड करते हैं कि क्या इसको लोन देना है या नहीं देना। सो क्रेडिट डिपार्टमेंट मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के ऊपर बेस करता है, जिसको अभी वन बाय वन हम डिस्कस भी करते हैं। क्रेडिट डिपार्टमेंट को अगर हम डिवाइड करें तो नॉर्मली बैंक्स में इन 4 हिस्सों पे डिवाइड किया जाता है, जिसमें एसएमई है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, कमर्शियल सेक्टर होता है, कॉर्पोरेट सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर एक डिफरेंट सिनेरियो में आ जाता है। एग्रीकल्चर किसी में भी फॉल कर सकता है, लाइक कमर्शियल में भी, कॉर्पोरेट में भी। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। बहरहाल इसको अलहदा से मैंने इसलिए लिखा क्योंकि एक फील्ड ही अलग है। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज वो होती हैं जिनको बहुत कम लोन रिक्वायर्ड होता है, या जिनका जो सेटअप, जिनका बिजनेस वॉल्यूम कम होता है। मैं एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ, ऐसी कंपनीज या ऐसे इदारे या ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिनकी सेल 50 मिलियन से कम है, लेट्स से बैंक कैटेगराइज करता है दैट वी विल डील इट इन एसएमई। फिर जिनकी सेल 50 मिलियन से 100 मिलियन के दरमियान है, उसको हम कमर्शियल में देखेंगे। या जिसकी सेल 100 से 200 मिलियन या 100 मिलियन से अबव है, उसको हम कॉर्पोरेट में देखेंगे। और एग्रीकल्चर सेक्टर, वो जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, उसके लिए एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट बना दिया। सो ये बैंक की अपनी वर्किंग है, या ये बैंक की अपनी कैटेगरी है, या मुख्तलिफ बैंकों में डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। यहाँ पे मैंने आपको 4 नाम लिख दिए जो नॉर्मली बैंक्स में अवेलेबल होते हैं, लेकिन हर बैंक में ये वेरी भी कर सकता है। सो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सिंपली मीन्स कि यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी एक्सपर्टीज इसी से रिलेटेड है। कमर्शियल सेक्टर में लोन ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है, उनको डील करने का अंदाज मुख्तलिफ है। सो वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी एक्सपर्टीज और प्रोफेशनलिज्म डिफरेंट है। फिर जो कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल एक नेस्ले है, यूनिलीवर है, डेस्कॉन है, एम्पोरियंट ग्रुप है। सो ऐसे तमाम ग्रुप्स जिनको बहुत हाई लेवल एक्सपर्टीज चाहिए, उनके साथ डीलिंग करने वाले बैंकिंग प्रोफेशनल्स भी फिर एक्सपर्ट होने चाहिए। सो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले लोग डिफरेंट हैं। सो ये 4 एसएमई, कमर्शियल, कॉर्पोरेट सेक्टर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर, ये दोनों साइड पे, यानी कि बैंक की रिलेशनशिप साइड पे भी लोग मौजूद हैं और ऑपरेशन साइड पे भी लोग मौजूद हैं। क्रेडिट को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक फ्रंट ऑफिस है, एक बैक ऑफिस है। फ्रंट ऑफिस है मतलब वो तमाम लोग जो कस्टमर डीलिंग करते हैं, जो डायरेक्टली कस्टमर से इंटरेक्शन करते हैं। इनमें रिलेशनशिप एसोसिएट्स, इट इज़ वन ऑफ द जूनियर पोस्ट, then relationship managers, then unit managers, then corporate head, regional head and board of directors. Comparatively ऑपरेशन साइड की निस्बत इनकी हायरार्की कम होती है, बिकॉज इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट। ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में बात करें तो जैसे कैशियर है, तो कैशियर के ऊपर हेड कैशियर है, फिर ऑपरेशंस मैनेजर है, फिर ब्रांच मैनेजर है, फिर एरिया मैनेजर है, फिर क्लस्टर मैनेजर, रीजनल मैनेजर। सो द हायरार्की इज अ वेरी लॉन्ग काइंड ऑफ हायरार्की। हियर वी हैव अ सर्टेन स्पेसिफिक स्मॉलर हायरार्की। यहाँ पे ग्रोथ के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। क्यों ज़्यादा है? बिकॉज इनकी एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है। मैं अगर आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊँ, अगर किसी मीडियोकर से बैंक में 10,000 एम्प्लॉयज़ हैं, तो उन 10,000 में से 7 से 8,000 एम्प्लॉयज़ सिर्फ ऑपरेशंस के अंदर काम कर रहे होंगे, और 2,000 वो लोग होंगे जो ट्रेड में या क्रेडिट में काम कर रहे होंगे। सो अगर आप कंपैरिजन करें तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इस फील्ड में स्पेशलाइज्ड हैं। सो जब हमेशा डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी किसी चीज़ की, तो उनकी प्राइस ज़्यादा हो जाएगी। और इनकी वर्थ भी इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि मार्केट के अंदर इनकी सप्लाई कम है और इनकी डिमांड ज़्यादा है, बिकॉज एवरी बैंक नीड्स स्पेशलाइज्ड पर्सन्स फॉर ट्रेड एंड फॉर क्रेडिट एंड फॉर ट्रेजरी एक्सेट्रा। फिर एक अप्रूविंग अथॉरिटी है क्रेडिट लोन की,
सबसे पहले मैंने आपको बताया एक ऐसे इंडिविजुअल जो कि टारगेट करते हैं न्यू कस्टमर्स को कि आप जिनको लोन चाहिए। फिर उनके बाद रिलेशनशिप साइड प्रपोजल बिल्डअप करती है उस कस्टमर के सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, उनके 5 Cs को देखते हुए, उनकी कैपेसिटी ऑफ रीपेमेंट को देखते हुए, उनकी कोलैटरल, उनकी सिक्योरिटी को देखते हुए एक प्रपोजल बिल्ड करती है दैट अ कस्टमर नीड्स 10 million and he is offering to us a house of rupees 20 million as a security. फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप मैनेजर को लगता है कि प्रपोजल वायबल है, वो प्रपोजल बिल्ड करता है और वो प्रपोजल बिल्ड करने के बाद अपनी अप्रूविंग अथॉरिटी को सेंड कर देता है। अब अप्रूविंग अथॉरिटी में मैंने यहाँ पे 4 अथॉरिटीज़ लिखी हैं, जिसमें से एक ब्रांच मैनेजर है, फिर एरिया मैनेजर है, रीजनल कमेटी है और सेंट्रल और मेन कमेटी है। ये कमेटीज़ काम करती हैं मुख्तलिफ एक्सपोजर की बेस पे। फॉर एग्जाम्पल एक एक्सपोजर है, सिर्फ कोई इंडिविजुअल लोन लेने आया सिर्फ 5 लाख रुपए का, तो इसके लिए शायद ब्रांच मैनेजर को अप्रूवल हासिल है कि वो अप्रूव कर सकता है इतना लोन। लेट्स से कि लोन 1 million का है, सो 1 million में भी एरिया मैनेजर अप्रूव कर सकता है। 50 million तक का लोन है, शायद कोई रीजनल कमेटी अप्रूव कर सकती है, और अगर 100 million से ऊपर लोन है तो शायद सेंट्रल और मेन कमेटी। सो मुख्तलिफ बैंक के मुख्तलिफ पॉलिसीज़ हैं जो बेस्ड ऑन एक्सपोजर, बेस्ड ऑन रिस्क, बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ लेंडिंग मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ बनाती हैं कि कौन इस चीज़ को अप्रूव कर सकता है। ये ऐसे ही है जैसे एक एप्लीकेशन, एक लीव एप्लीकेशन। एक लीव एप्लीकेशन को कुछ जगहों पे टीचर अप्रूव कर सकते हैं, कुछ जगहों पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट, कुछ जगहों पे प्रिंसिपल, कुछ जगहों पे रजिस्ट्रार ऑफिस, कुछ जगहों पे वाइस चांसलर ऑफिस। सो बाय एनी मीन्स वी हैव डिफरेंट अथॉरिटीज़ who can approve or disapprove the loan based on a certain exposure. So दूसरी साइड पे बैक ऑफिस है। बैक ऑफिस वो होता है जो बहुत सारे ऑपरेशंस क्रेडिट के लिए परफॉर्म कर रहा है, लेकिन वो डायरेक्ट डीलिंग नहीं करता कस्टमर के साथ। इनमें 2 डिपार्टमेंट्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। द फर्स्ट वन इज क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, कैड, एंड सेकंड क्रेडिट रिस्क रिव्यू यूनिट, CRRU। इनके नाम मुख्तलिफ हो सकते हैं मुख्तलिफ बैंक्स में, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज या काम ऑलमोस्ट सिमिलर है। सो उसी प्रोसेस को आगे लेके चलूँगा। सबसे पहले एक नया कस्टमर को फाइंड आउट किया गया, टारगेट किया गया। उसके बाद एक प्रपोजल बिल्डअप किया गया। उस प्रपोजल को लेट से जो प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको अथॉरिटीज़ बताई, उन अथॉरिटी ने अप्रूव कर दिया। नाउ दैट वॉज ओनली अ डॉक्यूमेंट। एक क्रेडिट प्रपोजल बनाया गया था कि एक इंडिविजुअल को 10 million लोन दिया जाएगा, उसके अगेंस्ट 20 million का एक घर सिक्योरिटी के तौर पे लिया जाएगा, और वो प्रपोजल कमेटी ने अप्रूव कर दिया। अब वो तमाम चीज़ें जो क्रेडिट प्रपोजल में लिखी गई थी वो एक्चुअल फेज में और एप्लीकेबिलिटी वाली साइड पे आएंगी। वो क्या एप्लीकेबिलिटी वाली साइड के पहले बैंक अपनी सिक्योरिटी को परफेक्ट करेगा। वो सिक्योरिटी जो 20 million का एक घर है उसकी तमाम डॉक्यूमेंटेशन करेगा। वो डॉक्यूमेंटेशन क्या है, देख उसके लिए फर्द इज अ डॉक्यूमेंट विच शोज द ओनरशिप और इट इज़ द टाइटल डॉक्यूमेंट। फर्द एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो पटवारी इशू करते हैं और उसमें लिखा होता है कि प्रॉपर्टी किसके नाम पे। सो बैंक सबसे पहले वो फर्द हासिल करता है और देखता है कि ये प्रॉपर्टी जो हमें सिक्योरिटी के तौर पे दी जा रही है ये उसी के नाम पे है जो लोन ले रहा है। फिर उसके बाद उसके ऊपर एक चार्ज क्रिएट किया जाता है SECP के थ्रू, जिसको हम मॉर्टगेज चार्ज कहते हैं। इसकी डिटेल आई होप कि आपने ब्रांच बैंकिंग में पढ़ी होगी। इसी तरह कुछ डॉक्यूमेंट्स साइन करवाए जाते हैं जिसमें एक फाइनेंस एग्रीमेंट है जिसमें बाउंड किया जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है उस इंडिविजुअल से जो लोन ले रहा है कि हम आपको 10 million का लोन दे रहे हैं जिसके अगेंस्ट 20 million की आप सिक्योरिटी हमें दे रहे हैं। एक स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, अगर आप हमें वो पैसे वापस नहीं करेंगे तो हम आपकी सिक्योरिटी भेज देंगे। सो बेसिकली डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स होंगे जो बैंक प्रिपेयर करेगा, और वो डॉक्यूमेंट्स जो प्रिपेयर करता है उस डिपार्टमेंट को हम क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कहते हैं। सो वो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के बाद फ्रंट ऑफिस में दिए जाते हैं, फ्रंट ऑफिस के रिलेशनशिप मैनेजर को दिए जाते हैं कि अपने कस्टमर से साइन करवाएं और साइन करवा के हमें वापस रिटर्न करें। सो प्रोसेस क्या है, प्रपोजल बिल्ड किया गया, फिर उसके बाद अप्रूव किया गया, कमेटी ने अप्रूव किया, कमेटी के अप्रूव करने के बाद सारी डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर की गई कैड की तरफ से। कैड ने वो डॉक्यूमेंटेशन रिलेशनशिप मैनेजर को दी, रिलेशनशिप मैनेजर कस्टमर से साइन करवा के वो डॉक्यूमेंट वापस लेता है और फिर कैड को अगेन वापस दे देता है।
उस डॉक्यूमेंट की बेस पे कैड डिपार्टमेंट, क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, उस फैसिलिटी को, उस सिक्योरिटी को, उस कोलैटरल को परफेक्ट करता है हर उस जगह पे जहाँ जहाँ लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। सो जब वो परफेक्ट हो जाता है, परफेक्ट का मतलब ये है कि कोई लकूना नहीं रह गया, कोई ऐसी चीज़ नहीं रह गई कि जिसकी वजह से अगर इंडिविजुअल पैसे वापस नहीं करता तो वो सिक्योरिटी बेच के बैंक अपना पैसा रिकवर कर ले। सो वो तमाम लूप होल्स को कवर करता है, इसको हम कहते हैं परफेक्शन। सो जब वो परफेक्ट हो जाता है तो फिर वो एक डॉक्यूमेंट इशू करता है जिसको कहा जाता है डिस्बर्समेंट ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट, डैक। ये वो डॉक्यूमेंट है जिसके बाद आप कस्टमर को लिमिट असाइन कर सकते हैं, यानी कि वो लोन जो 10 मिलियन का डिमांड किया गया था वो लोन अब ग्रांट कर सकते हैं। सो वो डैक लेने के बाद ये कैट डिपार्टमेंट जब डैक इशू करेगा रिलेशनशिप मैनेजर को, रिलेशनशिप मैनेजर उस डैक की बेस पे कस्टमर के अकाउंट में एक लिमिट फीड करेगा, जो कि मैंने एग्जांपल में आपको 10 मिलियन बताई। अब कस्टमर वो 10 मिलियन यूज कर सकता है। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। फिर उसके बाद एक डिपार्टमेंट है विच इज कॉल्ड क्रेडिट रिस्क रिव्यू यूनिट। क्रेडिट रिस्क रिव्यू इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। हर साल डिफरेंट सैम्पलिंग की बेस के ऊपर कुछ अकाउंट सेलेक्ट किए जाते हैं और उनका रिस्क रिव्यू किया जाता है। एक रिस्क रिव्यू है जो प्री डिस्पर्समेंट रिस्क रिव्यू है, जैसे रिलेशनशिप मैनेजर कर रहा है या कमेटी कर रही है या अप्रूविंग अथॉरिटी कर रही है या कैड कर रहा है। ये वो तमाम चीज़ें जो लोन लेने से पहले रिस्क असेस किया गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि तब सब ठीक था, लेकिन जब लोन ले लिया गया उसके बाद कस्टमर की कंडीशन ठीक नहीं है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक नहीं है, उसको प्रॉफिट की बजाय लॉस होना शुरू हो गया। सो क्रेडिट रिस्क रिव्यू डिपार्टमेंट बेसिकली एक ऑन गोइंग प्रोसेस करता है जो रैंडमली मुख्तलिफ अकाउंट्स को सिलेक्ट करके उनकी करंट पोजीशन को देखता है और फिर देखता है कि क्या इस कस्टमर को हमें कैरी ऑन करना है या यहीं से उससे पैसे वापस ले लेने चाहिए, या वापस अगर नहीं आते तो हमें क्या फर्दर प्रोसेस अडॉप्ट करना चाहिए। सो दिस इज क्रेडिट रिस्क रिव्यू यूनिट। नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज ट्रेजरी डिपार्टमेंट। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट इन द बैंक। कैसे? इसमें बहुत ही स्पेशलाइज्ड किस्म के लोग, नॉर्मली CFAs हैं या CAs हैं या अब्रॉड से MBA या बहुत ही हाईली टेक्निकल क्वालिफिकेशंस रखते हैं, वो लोग हायर किए जाते हैं। ट्रेजरी ऑफिस का काम पूरे बैंक के जो पैसे हैं उसको मैनेज करना है इस तरीके से कि बैंक को प्रॉफिट हो सके। एग्जाम्पल के साथ आपको ये एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि एक बैंक की 600 ब्रांचेस हैं। हर ब्रांच डिपॉजिट भी लेती है और लैंडिंग भी करती है। सॉरी, डिपॉजिट तो सारी ब्रांचेस लेती हैं, लेकिन कुछ ब्रांचेस लैंडिंग करती हैं, कुछ लैंडिंग नहीं करती। इस सिनेरियो में डिपॉजिट, रिमेंबर, इट इज़ अ लाइबिलिटी, इट इज़ एन एक्सपेंस। डिपॉजिट लाइबिलिटी है और अगर वो सेविंग डिपॉजिट है तो आपने उस पर इंटरेस्ट पे करना है। सो इंटरेस्ट पे करना है, दैट मीन्स यू आर बेयरिंग एक्सपेंसेस। ऑन द अदर साइड जब आप लैंडिंग करते हैं, दैट इज द एसेट ऑफ द बैंक और उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट आता है, दैट इज इनकम ऑफ द बैंक। सो अगर बैंक लाइबिलिटी साइड बढ़ा लेता है, डिपॉजिट साइड इतनी ज़्यादा कर लेता है जिसके अगेंस्ट उसके पास लैंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इसका मतलब ये है कि बैंक तो अपने एक्सपेंसेस बढ़ा रहा है और इनकम तो है नहीं। सो इन दैट केस बैंक को लॉस हो जाएगा। तो हर ब्रांच डिपॉजिट तो ले रही है लेकिन लैंडिंग नहीं कर रही। डिपॉजिट तो कहीं से भी आ सकता है लेकिन लैंडिंग सिर्फ उसको की जा सकती है जिससे पैसे वापस भी आए। सो ऐसे सिनेरियो में हमेशा ब्रांच के पास, कुछ ब्रांचेस के पास सरप्लस और कुछ ब्रांचेस के पास डेफिसिट रह जाता है। फॉर एग्जांपल, ए ब्रांच ने 100 मिलियन का डिपॉजिट लिया, 50 मिलियन की लैंडिंग की, सो 50 मिलियन स्पेयर पड़ा है, 50 मिलियन एक्सपेंस बेयर करेगा। बी ब्रांच है जिसने 100 मिलियन का डिपॉजिट लिया और 150 की लैंडिंग कर दी, तो इसका मतलब है उसको 50 मिलियन मजीद चाहिए। सी ब्रांच ने 50 मिलियन का डिपॉजिट लिया, 200 मिलियन की लैंडिंग कर दी, उसको 150 मिलियन और चाहिए। डी ब्रांच ने 500 मिलियन का डिपॉजिट लिया और वहाँ पे कोई भी लैंडिंग नहीं है, तो इसका मतलब है उसका 500 मिलियन स्पेयर है, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है सो दैट उसके ऊपर एक्सपेंस के अगेंस्ट इनकम भी जनरेट हो। सो ट्रेजरी डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है जो तमाम बैंक के एंडिंग बैलेंस को अपने पास लेता है। किसी के पास सरप्लस है और किसी के पास डेफिसिट है। जिसके पास डेफिसिट है उसको दूसरी ब्रांच से कवर करता है
और जो एवेंचुअली ज़्यादा डिपॉजिट, नॉर्मली ज़्यादा डिपॉजिट मौजूद होता है लैंडिंग से, क्योंकि लैंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं है जितनी डिपॉजिट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो डिपॉजिट जितना भी बचता है एग्रीगेट होके, ये 600 अरब भी हो सकता है, 700 अरब भी हो सकता है। एक मीडियोकर से बैंक के पास 4 से 500 अरब का डिपॉजिट होता है। सो वो 4 से 500 अरब कहाँ इन्वेस्ट किया जाए? क्या उससे बॉन्ड खरीदे जाएं? क्या उससे ट्रेजरी बिल्स खरीदे जाएं? क्या उससे फॉरेन एक्सचेंज खरीदा जाए? क्या उससे शेयर खरीदे जाएं? और खरीदे जाएं तो कौन से खरीदे जाएं? सो ये वाला सारा डिसीजन है, एक डिपॉजिट को, पैसे को, 600 अरब को, 500 अरब को कहाँ इन्वेस्ट करना है इस तरीके से कि उससे प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट हो, ये सारा काम ट्रेजरी डिपार्टमेंट करता है। आपको लग रहा होगा कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होगा, बट ऐसा नहीं है। ट्रेजरी डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग सिर्फ 20, 25, 30 होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बिकॉज इट इज़ अ प्रोफेशनली स्पेसिफिकली एक्सपर्ट डिपार्टमेंट, और यहाँ पे डिसीजन मेकिंग विद इन सेकेंड्स करनी होती है। आप एज्यूम करें आपके पास 400 अरब का डिपॉजिट है और आपने डिसाइड किया कि आप डॉलर खरीदेंगे। डॉलर का रेट इस टाइम है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 150 रुपये 150.0001। सो मैं 4 डेसिमल तक इसकी रेट बता रहा हूँ। आपने डिसाइड करना है विद इन सेकेंड। लेट से आप डिसाइड नहीं कर पाए और आपने 5 मिनट बाद डिसाइड किया, और वो जो डॉलर का रेट था वो अब 150.0002 हो गया, मतलब 4 डेसिमल पे सिर्फ एक का इंक्रीज हो गया। तो अब आप उसको 400 अरब से मल्टीप्लाई करें तो देखें कि आपने कितनी कॉस्ट इंक्रीज कर ली अपनी। सो दिस इज व्हाट ट्रेजरी डिपार्टमेंट इज ऑल अबाउट। दे नीड टू बी वेरी एक्सपर्ट in their decision making, and they are the ones who are actually doing important work towards the profitability of the bank. So this is treasury department. अभी तक हमने जो डिस्कस किया ये सारे वो वर्किंग डिपार्टमेंट्स हैं जो सिर्फ और जो नॉर्मली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं या स्पेसिफिकली बैंकिंग में काम करते हैं। इसके बाद अब हम एक जनरल, क्योंकि मैं आपको एक पूरे बैंक का ओवरव्यू बता रहा हूँ, तो कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स की बात भी करता चलूँ जो बैंक में मौजूद तो हैं, लेकिन ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम्स मौजूद होते हैं। इससे पहले जितने डिपार्टमेंट्स हमने पढ़े वो स्पेसिफिकली बैंकिंग से रिलेटेड थे। सो ऑडिट डिपार्टमेंट क्या है? दे आर द वंस हु मेक श्योर अबाउट द कंप्लायंस ऑफ ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द बैंक्स इंटरनल पॉलिसी एज वेल एज रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। सो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बैंक्स में मौजूद होता है जो इंश्योर कर रहा होता है कि हर ब्रांच उन्हीं रूल्स के मुताबिक काम कर रही है जो बैंक की पॉलिसी के मुताबिक है, और सिमिलरली हर ब्रांच उसके मुताबिक काम कर रही है जो बैंक के साथ साथ स्टेट बैंक की रेगुलेशंस के मुताबिक भी है, बिकॉज इट इज़ मैंडेटरी टू ऑल द कमर्शियल बैंक्स to fulfill all the requirements, to fulfill all the rules and regulations which are provided by the central bank. So इसलिए ऑडिट डिपार्टमेंट कोशिश करता है कि वो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हों, और अगर वो फॉलो नहीं होते तो सेंट्रल बैंक पेनल्टी चार्ज करता है, और ऑडिट डिपार्टमेंट का काम है उन पेनल्टीज़ को कम से कम रखना। इसी तरह बहुत सारे और डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें एचआर डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस और आईटी। ये यकीनन आपने अपने प्रीवियस जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें पढ़ा होगा। एचआर का काम रिक्रूटमेंट सिलेक्शन से रिलेटेड होता है। सो बैंक में भी रिक्रूटमेंट सिलेक्शन होती है, बैच हायरिंग भी होती है और इंडिविजुअल हायरिंग भी होती है। सो ये एचआर का काम है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट मुख्तलिफ प्रमोशंस, मुख्तलिफ एडवर्टाइजमेंट्स बनाना या मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में मार्केटिंग का काम। फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑब्वियसली बैंक की बैंक में भी सैलरीज हैं, इसको एडमिन डिपार्टमेंट से भी लिंक कर सकते हैं। सो फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो फाइनेंशियल मैटर्स से डील करता है। और लास्टली आईटी डिपार्टमेंट, बैंक के अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं दे आर वेरी स्पेशलाइज्ड, बिकॉज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, तो यहाँ पे कोई भी लूप होल नहीं छोड़ा जा सकता जिससे हैकिंग या अकाउंट्स में कोई भी मैनिपुलेशन की जा सके। सो आईटी डिपार्टमेंट इज़ अनदर डिपार्टमेंट। सो फाइनली मैं कंक्लूड करूँ अगर इस तमाम प्रेजेंटेशन और आज के लेक्चर को, तो इसमें हमने आइडेंटिफाई किया कि बैंक एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, एक ऐसा इदारा है जो पैसों के अंदर डीलिंग करता है, और उन पैसों में सबसे इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट जिनकी वर्थ मार्केट में सबसे ज़्यादा है वो है ट्रेजरी डिपार्टमेंट। क्योंकि इनके लोग बहुत कम है, वही डिमांड सप्लाई का रूल है। अगर डिमांड बहुत
ज़्यादा है, सप्लाई उसके अगेंस्ट कम है, तो प्राइस इंक्रीज है और सिमिलरली वर्थ भी इंक्रीज है। एक चीज़ याद रखिएगा कि पैसा हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी का होता है, पैसा काम का नहीं होता। बिकॉज अगर काम का होता तो मजदूर को सबसे ज़्यादा पैसे मिलते, ठेकेदार को कम, लेकिन पैसा है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। सो ट्रेजरी डिपार्टमेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक मेजर चंक जो पैसे का है वो उनकी इन्वेस्टमेंट पे मुश्तमिल होता है। सो इसलिए सबसे ज़्यादा वर्थ ट्रेजरी डिपार्टमेंट की है। दूसरे नंबर पे कॉर्पोरेट क्रेडिट डिपार्टमेंट आता है, फिर कमर्शियल क्रेडिट डिपार्टमेंट आता है, फिर उसके बाद एसएमई क्रेडिट के बाद ट्रेड डिपार्टमेंट इम्पॉर्टेंट है, और ट्रेड के बाद फिर ऑपरेशंस डिपार्टमेंट आता है। सो अगर आप जॉब के हवाले से भी बात करें तो सबसे अच्छी जो जॉब है वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट में है और फिर क्रेडिट डिपार्टमेंट में है। सो आई होप कि पूरा बैंकिंग स्ट्रक्चर अब आपको समझ आ चुका होगा कि हर डिपार्टमेंट क्या काम करता है और किस तरीके से काम करता है। इनके साथ साथ रूल्स कौन से वाबस्ता हैं, प्रैक्टिसेस कैसे होती हैं, ये इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह।